मतलब अलग अलग सिटिंग्स में। तो इस क्वेश्चन को तो एकदम देख के ही जाना है। पता नहीं इस क्वेश्चन से एनटीपीसी वालों को क्या प्यार हो गया है, और आप लोगों को भी शायद पता होगा। मानव नेत्र की यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना मामला गड़बड़ाया है। मानव नेत्र की वक्रता बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी होती है? तो सर ये वक्रता बढ़ जाएगी में दो बातें हैं। एक तो ये नॉर्मल लेंस है, ये नॉर्मल लेंस है। नॉर्मल लेंस में सर यहां ये सामान्य आंख है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का है। ये सामान्य आंख है, और अगर निकट दृष्टि दोष वाला आंख होगा, निकट दृष्टि दोष वाला आंख होगा, निकट दृष्टि दोष वाला आंख होगा, तो निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? इसमें क्या होता है सर, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष, इस सामान्य आंख अगर हम बात करें, सामान्य आंख की अगर हम बात करें, सामान्य आंख मेरा ऐसा होता है, ये सामान्य है। और निकट दृष्टि दोष वाली जो आंख होती है वो कुछ ऐसी होती है, वो नहीं, ये दूर दृष्टि दोष वाली आंख है, दूर दृष्टि दोष। और जो निकट दृष्टि दोष वाली आंख होती है, निकट दृष्टि दोष वाली, निकट दृष्टि दोष वाली जो आंख होती है वो कुछ ऐसी होती है, ये कुछ ऐसी होती है। दूर दृष्टि दोष वाली आंख ऐसी होती है। तो कह रहा है कि मानव नेत्र में वक्रता बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी होती है? तो सर ये अभी, ये अगर ऐसा है तो ये अभी वक्र नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो ये वक्र बढ़ गया, और ये वक्रता बढ़ गई इसकी, ये वक्रता बढ़ गई, वक्रता बढ़ गई, ये वक्रता बढ़ गई। तो सबसे ज्यादा वक्रता बढ़ी इसमें, ये वक्रता बढ़ गई, वक्रता बढ़ी इसमें, सीधा हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा था, ये थोड़ा सीधा हुआ, तो इसमें वक्रता घट गई, वक्रता घटी, और सामान्य आंख ये है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा है, मानव नेत्र में वक्रता बढ़ जाएगी, मानव नेत्र में वक्रता बढ़ जाएगी मतलब निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग क्या लगाएंगे सर? अवतल लेंस से बना चश्मा। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बना चश्मा, और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बना चश्मा। जितने क्वेश्चंस हमने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में 6 क्लास में किए थे सर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोल हमने लास्ट क्लास में किया था, वो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन वही था, वो भी पूछा है। इसको सर आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा कि वक्रता घटी, उत्तल लेंस, वक्रता घट गई, और ये दूर दृष्टि दोष में होता है, उत्तल लेंस लगता है, वक्रता बढ़ी, अवतल लेंस। सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी तक यही आया है। मेरा 50 से 60 राइट है, ये 50 से 60 राइट क्यों है भाई? हो गया। अब देखिए सर, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एग्जाम एचटीटीपी का फुल फॉर्म, ये तो एकदम फुल फॉर्म एक पूछ ही रहा है, पूछता भी था, पूछेगा भी। और इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये दो तो हमेशा एकदम देख के जाना, फिक्स से पूछ रहा है। लेकिन इसमें भी, अरे सर बच्चों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक क्वेश्चन ही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, पता नहीं क्यों नहीं पता चल रहा है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जितना भी फुल फॉर्म है सर आप उसको एक बार देख के जाना। एक क्वेश्चन इससे रहेगा। विटामिन बी1 बताओ, ये कौन नहीं जानता विटामिन बी1? वेरी वेरी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, वो भी पूछा है, इससे सड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सर इसको जितने भी विटामिन है उसके नाम और बीमारी उसका देख के जाइए। नींबू का पीएच कौन नहीं जानता है? हमको लगता है जो सबसे गया गुजरा बच्चा होगा वो भी जानता है कि नींबू का पीएच 2.2 से 2.4 के बीच होता है, आंसर है। उसके बाद जीवाणु से होने वाले रोग, जितने भी रोग हैं सर उसको आप जरूर देख के जाइए। जब रोग हर हाल में पूछ रहा है, जीवाणु से सब जानता है कि टाइफाइड जीवाणु से होता है। जीवाणु और वायरस से जितने भी रोग हो रहे हैं, प्रोटोजोआ वगैरह से, वो टोटल का टोटल आप देख के जाइए। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? मैं इन सब क्वेश्चंस को सड़ा हुआ क्वेश्चन मानता हूं, और मैं हमेशा बताता था निकट दृष्टि दोष है और ये दूर दृष्टि दोष है।
निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की, सब जानता है निकट दृष्टि दोष बड़ा स्पेलिंग है बड़ा, और दूर दृष्टि दोष छोटा स्पेलिंग है छोटा। बड़का में बड़का स्पेलिंग और छोटका में छोटका स्पेलिंग। आंसर कौन नहीं जानता है बताओ, इसमें क्या एकदम क्वेश्चन ही नहीं, अगर आपसे छूट गया तो समझ लिया आपसे बड़ा दुराचारी कोई नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं सर, चार प्रतिरोध जिसमें सभी, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, चार प्रतिरोध जिसमें सभी का मान 1/4 दिया जा रहा है, अधिकतम प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो चार प्रतिरोध अगर सभी का मान 1/4 दिया हुआ है तो अधिकतम जब भी जोड़ते हैं सर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर मान लो ये 2 ओम है और ये 3 ओम है तो श्रेणी क्रम में अगर लगाओगे तो 2 + 3 = 5 ओम हो जाएगा। और यही अगर समानांतर क्रम में लाते हो, यही अगर समानांतर क्रम में लाते हो, समानांतर क्रम में ये अगर ये मान लो 2 ओम है और ये 3 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 × 3/2 + 3 और ये हो जाएगा 1.2। तो सर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध महत्तम होता है और समानांतर क्रम में न्यूनतम से भी न्यूनतम होता है। नहीं बताए हैं, पिछले क्लास में भी बताए थे हम। टॉप 6 जो हमने बताया है सर, 6 सेट जो मैं करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि श्रेणी क्रम में महत्तम से महत्तम होता है, समानांतर क्रम में न्यूनतम से न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा बता, चार प्रतिरोध जिसमें सभी का मान 1/4 दिया हुआ है, अधिकतम प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो लड़का इसमें क्या करेगा, लड़का इसमें कुछ नहीं करेगा, 1/4 में श्रेणी क्रम में पहले 4 प्रतिरोध को जोड़ेगा, फिर समानांतर में 4 प्रतिरोध को जोड़ेगा और तब देखेगा महत्तम किसमें होता है, उसका टाइम किल हो गया और उसका मामला गड़बड़ हो गया। सर यही तो कंपटीशन है, पता ही नहीं चलता रिजल्ट हुआ क्यों नहीं। दैट्स द कंपटीशन। इसलिए सर आप पूरी की पूरी पढ़ के जाओ। आ जाओ अगले में, परमाणु की खोज किसने की थी? बाप रे, एकदम 100 बार सभी टीचर्स ने बताए होंगे, ऐसा नहीं कि मैं बताया हूं, सारे टीचर ये बताते होंगे परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने। ये सारे बच्चे इसको जानते हैं। लाफिंग गैस देखो, ये लो N2O, को नहीं जानता है जग में लाफिंग गैस N2O। क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा है यार, CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या है? बेहोशी की दवा है, ये पूछ दिया है। एकदम अभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसका कोई माई बाप नहीं है। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन, ये लो, ये कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन है, मतलब लॉजी से एक क्वेश्चन रह रहा है सर, तो लॉजी इसको जरूर पढ़ के जाइएगा एकदम हर हाल में सर, इसको देख के जाना जितना भी कल्चर है। पदार्थ की मात्रा, ये लो, लास्ट क्लास का मेरा 6ठे सेट का लास्ट क्वेश्चन यही था। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? हमको देने में शर्म लग रहा था कि ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लड़का कहेगा देखो एक क्वेश्चन झूठ मूठ का दे दिया। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है सर? मोल है। जितना भी इकाई है सर, आधारी मात्रक जितने भी हैं वो सारे के सारे आप देख के जाइएगा। जितने भी आधारी मात्रक है वो सारे के सारे आप देख के जाइएगा टोटल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? ये लो भैया, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, खगोलीय मात्रक दूरी की इकाई है, पार्सेक दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष अनौपचारिक रूप से दूरी, खगोलीय दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं। खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापते हैं। पार्सेक सबसे लंबा मात्रक। इसमें सर क्वेश्चन इसका एकदम देख के जाना। प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से दूरी मापता है, दूरी मापता अंतरिक्ष में एगो पूछेगा अगर, तो इसी से रिलेटेड खगोलीय मात्रक पूछेगा। खगोलीय मात्रक की अगर बात करोगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक। एगो पार्सेक पूछता है, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। प्रकाश वर्ष अनौपचारिक रूप से दूरी का मात्रक, खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक।
यही 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट, पृथ्वी पर एक वस्तु की 60 केजी, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान कभी बदलता है? द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, लेकिन वही भार रहता तो बदल जाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कि पृथ्वी पर W का मान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर भी जाएगा तो 60 केजी होगा, M का मान 60 केजी होगा, क्योंकि सर द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। यहां 60 केजी है तो यहां भी 60 केजी होगा M का मान। वही अगर W का मान पूछता तो W अगर यहां पूछोगे तो M इंटू जी हो जाएगा, 60 गुना 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 600 न्यूटन। और यहां अगर W पूछोगे तो W बराबर mg बट्टा 6 हो जाएगा, यानी 60 गुना 10 बट्टा 6, ये हो जाएगा 100 न्यूटन। लेकिन ऐसा नहीं पूछा, द्रव्यमान ने पूछ दिया, तो द्रव्यमान पूछ दिया तो ये सर लगता तो है कि हमने सब सही करके आए। अब एग्जाम में आप क्या करके आए हैं वो तो एग्जाम के बाद पता चलता है। तो यहां हो जाएगा 60 गुना 10 बराबर 600 न्यूटन है, यहां हो जाएगा 60 गुना 10 बटे 6 यानी 100 न्यूटन। यू विल गेट द आंसर। यहां हो जाएगा सर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूआरएल का फुल फॉर्म, जितना भी फुल फॉर्म है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ओएलईडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एलसीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, उसके बाद आपको एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, उसके बाद हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे फुल फॉर्म आप देख के जाना, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन रहेगा। ध्वनि किसमें गति नहीं करती? ये घिनाया हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि किसमें गति नहीं करती? निर्वात में गति नहीं करती। ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ये अगला क्वेश्चन हो सकता है। ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? किसका प्रभाव, इस सब जानता है, प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ये हो जाएगा दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, सब जानते हैं। ध्वनि का वेग अगर पूछेगा तो 332 मीटर पर सेकंड भी पूछ सकता है, 331 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का वेग। ये आपका पहला ऑप्शन होगा और ये आपका दूसरा ऑप्शन होगा। यही 4 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ध्वनि किसमें गति नहीं करती? निर्वात में। कहेगा ध्वनि का पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो कहेंगे दाब का। फिर कहेगा ये दोनों में से वेग अगर ध्वनि का कितना होगा? 331 332 दोनों रहेगा, 331 मारना, नहीं रहेगा तब 332 मारना। हो गया। अब अगर हम अगले में आए तो कहता है ये बताओ कौन नहीं जानता है निश्चेतक है? ये कहता है क्लोरोफॉर्म का उपयोग सब जानत है निश्चेतक में। मेरे किताब में डायरेक्ट एक कोप लाइन अगर किताब में नहीं लिखा हुआ होगा तो किताब में आग लगा देंगे। एक लाइन अगर किताब में नहीं लिखा होगा जितना है बोर्ड पर। टोटल के टोटल क्वेश्चंस बुक से हैं, हमारे बुक से नहीं, सभी बुक से हैं। अभी तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं लगभग सारे बुक्स में ये अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे बुक में है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू को। बाप रे बाप, हमको लगता है पहला दूसरा तीसरा क्लास का जो बच्चा होगा उसका पहला लाइन है यही पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगले में इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया है। यूरिया का रस, ये लो भाई, और कोई सूत्र पूछता तो ठीक भी था। यूरिया का रासायनिक सूत्र, जितना भी सूत्र है सर उसका लिस्ट हम अभी दे देंगे आपको। देखते हैं हम सारा सूत्र एक जगह कलेक्ट करके जो भी पूछा जा सकता है और जो टफ है। ये सब तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे बस की ही बात है। मीथेन का सूत्र पूछा है भाई मेरे, CH4। यूरिया का ग्रुप डी वालों ने क्वेश्चन सेट कर दिया गया। ग्रुप डी में भी इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आया था। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 कौन नहीं जानता है? मीथेन का सूत्र CH4। अगला, सहजीवी के संबंध में सब जानता है भाई, लाइकेन सहजीवी है, नहीं जानता है क्या? A to Z बच्चे हमारे सारे क्वेश्चंस करके आए। बिग बैंग थ्योरी ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जॉर्ज लेमेटेयर ने खोज किया था बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेटेयर ने खोजा था। इसमें डॉपलर प्रभाव काम नहीं करता है, ये भी लिख लो। इसमें डॉपलर प्रभाव काम नहीं करता है। डॉपलर प्रभाव काम नहीं करता है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26, एक लाइट ईयर बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 लाइट ईयर। 1 किलोवाट, ये लो भाई एवं नया क्वेश्चन 1024 बाइट आ गया। जितना भी सर केबी और बाइट वाला क्वेश्चन है वो देख के जाना। 1 GB बराबर होता है 1024 MB, 1 MB बराबर होता है 1024 KB। ये सर एकदम देख के जाना। 1 KB बराबर 1024 बाइट हो गया, और एक 1024 बाइट बराबर हो जाता है 1 MB, और 1024 MB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 GB। 1024 MB बराबर 1 GB। ये सब इतना कम से कम 1 2 3 तो सबको याद रहता है, इसको जरूर याद करके जाना। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। ये भी देख के जाना एक बार। यहां से भी क्वेश्चन उल्टे पुल्टे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्बल का सूत्र। बाप रे बाप, मार्बल का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, सब जानता होगा मार्बल का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनमें से एक उपधातु, 100 बार मैंने क्लास में भी बताया कि भैया उपधातु जो है बॉर्डर लाइन तत्व, इधर ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में यहां जो तत्व हैं ये सारे के सारे उपधातु हैं, और ये है इधर आ गया, ये धातु है, ये अधातु है। इसमें जो है ये बॉर्डर लाइन तत्व, इसको हम बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं, और यहीं पर उपधातु होता है। आई तो भैया ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि एकदम ऑप्शन भी ऐसा दिया है कि खट से मार देगा। बॉर्डर लाइन एलिमेंट, मैथ्स के भी वही हाल है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चांद पर 1/10 G का मान होता है भाई मेरे प्रजापति संदीप जी। वहां द्रव्यमान पूछ रहा है, G का मान 1/6 होता है, वो भी 10 कहां होता है, किधर पढ़ लिए हो ये सब। ये धातु है, ये अधातु है, ये उपधातु। उपधातु को बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं। ठीक है। और अगला है परमाणु की संरचना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, रदरफोर्ड और बोर ने की थी। परमाणु की खोज अगर कहेगा डाल्टन ने, परमाणु शब्द की खोज तो डेमोक्रिट्स ने। देखो परमाणु की संरचना का आविष्कार किसने किया, रदरफोर्ड और बोर ने। अगर कहेगा परमाणु की खोज किसने की तो कहेंगे डाल्टन ने। ये भी क्वेश्चन पूछा है एकदम, हमको लगता है ना पहला पेज से दूसरा पेज किसी चैप्टर का नहीं पलटा और टिकटिका दिया। और अगर कहेगा परमाणु शब्द की खोज, परमाणु शब्द की खोज, परमाणु शब्द की खोज ये डेमोक्रिट्स ने किया था। परमाणु शब्द की खोज ये डेमोक्रिट्स ने किया था। परमाणु कहेगा परमाणु की संरचना का आविष्कार किसने किया, रदरफोर्ड और बोर ने। परमाणु की खोज किसने की, डाल्टन ने। परमाणु शब्द की खोज डेमोक्रिट्स ने। सर आगे के सिटिंग्स में क्या होगा इसका कोई माई बाप नहीं है। अभी तो 10 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, 9 क्वेश्चन भी, 4-5 क्वेश्चन भी बच्चे बता रहे हैं। अब पता नहीं अंदर में क्या था और क्या उसने दिया। हाँ आगे वाले बच्चों की बैंड बजने वाली है, ये भी ध्यान रखना। आगे जो बच्चे अभी दे दिए हैं उनके लिए तो बड़ा सुनहरा पल रहा, लेकिन आगे क्या होगा इस पर कोई बात नहीं हो सकती। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया भाई, आइंस्टीन ने दिया। कौन नहीं जानत है जग में, E बराबर mc² किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। आइंस्टाइन को नोबेल कब मिला, 1921 में मिला। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज कितने ईस्वी में की, 1905 ईस्वी में की। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन ये जो हमको ये नहीं समझ में आता कि ये रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। अगले सेट में हो सकता है दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन रहे, इट में भी पॉसिबल। वो तो अब मैं आ गया हूं, अब मैं सिटिंग बाय सिटिंग आपको सर डिस्कशन भी करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ही समझो कि कहीं ना कहीं सर आपको एकदम सजग रहने की जरूरत है। हो सकता है अगले पिटारे में क्या होगा उसका कोई माई बाप नहीं। और सर एनटीपीसी वालों ने अभी तक तो मेरा भी दिल तोड़ दिया यार, एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे हैं, तो कहीं ना कहीं सर बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। तो मैं चाहूंगा कि सर मेरा दिल टूटे टूटे बच्चों को फायदा हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दे मेरा बच्चा सारा का सारा मार के चला है। जो भी क्वेश्चंस आए वो सारे सब्जेक्ट में इजी आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसका हर बार यही होता है चला कि पहले नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के लेवल को टफ कर दिया जाता है, या पहले टफ होता है बाद में धीरे धीरे नॉर्मल कर दिए जाते हैं। ऑब्वियसली जब टॉपिक बदलेंगे तो क्वेश्चंस भी बदलेंगे।
इसलिए भाई मेरे थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करके जाना है। आपके एनटीपीसी के सेट से 50 से 55 क्वेश्चन आए। वेरी गुड सर, आना ही था क्योंकि सर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो पिछले ईयर्स के हैं सर उसी के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं एकदम इजी रहा है, लेकिन आगे देखते हैं सर क्या होता है। आगे का इंतजार हमें भी है, आगे का इंतजार आपको भी करना चाहिए, लेकिन आपको पूरा पढ़ के जाना चाहिए। एक भी टॉपिक आप छोड़ के ना जाए, क्योंकि अगले पिटारे में क्या है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए सर आप एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाएंगे और सारा का सारा टॉपिक आप करके जाएंगे। अब जिनको सर जो पूछना है या जो बोलना है एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई मेरा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, आप सर उसको करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग है सर। और सर आप लोगों ने इतना पढ़ाई कर लिया कि आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगता, सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं तो एकदम नॉर्मल लगता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि बच्चों ने खूब पढ़ाई की थी और इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा कि अब क्वेश्चन उसके लिए जो है एकदम नॉर्मल चावल दाल लगने लगा है। तो ये आपका भी एडवांटेज है सर कि आपने इतना ज्यादा मेहनत करके एग्जाम हॉल में गए कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्वेश्चन को तो आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो और एकदम नॉर्मली आप हैंडल कर पा रहे हो। हाँ सर, अभी मैं ये 7वां क्लास है, 3 क्लास और मैं लूंगा और वो तीनों क्लास भी करंट पैटर्न के हिसाब से ही मैं क्वेश्चन सेट कर दूंगा कल परसों और तरसों। और आपकी ये 10 क्लास में A to Z क्वेश्चन इसी से पकड़े जाएंगे, A to Z क्वेश्चन इसी से पकड़े जाएंगे, इसकी एकदम 100% की गारंटी। अब तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप एक बार अगर ये 3 घंटे की क्लास भी आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। हाँ सर, अगर मैं ये वीडियोस छोड़ दूंगा सर, ये वीडियो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में दम ही नहीं है सर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप जानते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सर हम लोग अगले क्लास में। आज मैं फिर से क्वेश्चन देखता हूं बच्चों के पास आज क्या क्या सिटिंग है, आज कैसे कैसे क्वेश्चंस, आज कल में जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि सामने आपका डिस्कशन करवा दूं। थैंक यू वेरी मच।